बीट्स क्या होता है सर? देखो थोड़ा इसको भी समझने का कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल, मैंने आप लोगों को सुपर पोजिशन पढ़ाया था। नहीं, सुपर पोजिशन मतलब क्या था? एक वेव, दो तीन चार पांच, अरे जितने मर्जी हो सब कंबाइन हुए, सुपर इम्पोज हुए, कुछ भी ना। नेट जो नया वेव बना उसको क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस, ये सुपर पोजिशन कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में मैंने क्या कहा था? दो वेव, दोनों के पास अगर सिमिलर फ्रीक्वेंसी है, याद आ रहा है क्या? दो वेव अगर आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसको फिर क्या बोला जाता है? इंटर, मतलब स्पेशल केस हो गया सुपरपोजिशन का। 10 वेव भी सुपर इम्पोज कर सकते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, पर उसको इंटरफेरेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर दो सिमिलर फ्रीक्वेंसी के वेव अगर सुपर इम्पोज कर जाएंगे तो अपन उसको क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस। समझ गए क्या इंटरफेरेंस? ठीक है। अब मैंने कहा था बच्चा इंटरफेरेंस में अपन को दो केसेस पढ़ने होते हैं। एक मैंने कहा था 12th में पढ़ेंगे, एक 11वीं में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था इंटरफेरेंस में एक केस पढ़ेंगे जब सेम फ्रीक्वेंसी के वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। वो किस में आएगा? 12th में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप का बनेगा। और 11वीं में जो हमने पढ़ा वो क्या कहा हमने कि सर हाँ, दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो क्या बनेगा? स्टैंडिंग वेव। यार कैसे कर रहे हैं? ऐसा पढ़ा ना हम लोगों ने, यार पढ़ लिया। अब क्या कह रहे हैं? बीट्स क्या होता है सर? बीट्स होता है कि दो वेव ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे बट उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो एक दूसरे से स्लाइटली, बहुत डिफरेंस नहीं रहे, स्लाइटली समझते हो ना, थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा। समझ गए क्या? तो इनके सुपरपोजिशन से किसका फॉर्मेशन होगा? बीट्स का। सर फ्रीक्वेंसी सेम कर देंगे तो क्या होगा? स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें ऐसे फील देने की कोशिश करता हूँ। सीन क्या बनेगा ना कि जब सेम फ्रीक्वेंसीज की वेव आपस में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आती है सेम फ्रीक्वेंसी की, तो उस केस में आपको आवाज गूंजेगा। गूंजना समझते हो क्या? क्योंकि उस केस में किसका फॉर्मेशन होगा? स्टैंडिंग वेव का। कुछ समझ गए क्या? लेकिन जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के आएंगे तो उस केस में फॉर्मेशन होगा बीट्स का। सर तो मतलब स्टैंडिंग वेव और बीट्स में डिफरेंसेस क्या है? ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि कई बार जो आवाज होगा ना अचानक से, वो अचानक से ऐसे करके बढ़ जाएगा। कई बार डीजे उजे चलता होता है तो उसके ग्राफ में देखते हो गाना तो ठीक ही बजा रहा होता है, कई बार वजवाई से बढ़ जावा हो, कई बार एकदम डाउन सा हो जाएगा, तुम्हें लग रहा हो कि वॉल्यूम वो बढ़ा रहा है और घटा रहा है, बट वो एक्चुअल में क्या बना रहा होता है? बीट्स। तभी तो डीजे में डांस होते हैं। तो वो भले वो पैतरा मारने के लिए शायद करता भी होगा आगे पीछे, लेकिन एक्चुअल में वहां क्या बीट्स शब्द कहां से आया? अरे वहीं अचानक से वॉल्यूम ऊपर और अचानक से, और हमें क्या लगेगा वो बैठ के क्या कर रहा है? वॉल्यूम बढ़ा रहा है। तुम्हें क्या लगता है मतलब रजनीकांत है क्या एक बार में सूं सूं कर देगा? जबकि वो बहुत फास्ट प्रोसेस था, अचानक से सूं सा, तो तुम्हें क्या लगता है वो हाथ से कर रहा होगा? भले वो ऐसे गोला टाइप होता है, स्टाइल में इच्चे कर रहा होता है, समझ गए क्या? लेकिन वहां पे क्या बन रही होती है? बीट्स। तो बीट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? सर एक वेव ऐसे आए, एक वेव ऐसे आए, और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस अगर होगा तो स्टैंडिंग। अब हम मान लो गए हैं, तुम लोग कभी क्लब व्लब नहीं जाओ, बच्चे हो अभी 18 के हुए नहीं हो, इसीलिए तो ये हाल है तेरा। हमें 28-29 साल के होने, अब जाके हम लोग क्लब के बारे में, तुम लोग अभी से शुरू हो गया नहीं 18-19 पे। 10 साल पहले तुम लोग समोसे की दुकान पे तक प्रमोशन हुआ था, मतलब मोहल्ले के दुकान से, चॉकलेट से। पहले बहुत छोटे में ठेले पे कहाँ जा पाते थे यार, तो मम्मी पापा भैया लेके गए तो गोलगप्पे खा, 5 रुपए का आता था। 5 रुपए हमें घर से, हमें तो घर से 1 रुपए मिलेगा, तो 1 रुपए में तो फिर बहुत सारा चीज खरीदना है, तो नुक्कड़ वाला जो दुकान रहता है ना, आमरस, आम पापड़ खाए भी नहीं तुम लोग? इमली वो प्लास्टिक वाला होता था इधर, मजा आ जाता था। आम गुड याद रहेगा, ऐसे लंबा पाइप जैसा अंदर भरा रहता था, उसको मस्ती कर रहे। ठीक, वापस आते हैं, बीट्स का थोड़ा आइडिया हुआ।
अच्छा, जो तुम्हें लग रहा है ऐसे कि अचानक से आवाज बढ़ गया, अचानक से कम हो गया, तो हमने एसएचएम जब पढ़ा तो हमने देखा था कि ए वेव का एम्पलीट्यूड ऐसा और दूसरे वेव का भी एम्पलीट्यूड अगर उसी की तरफ आ गया तो फिर अरे बढ़ेगा ना रे आवाज, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा ना उस केस में, और दोनों अगर अपोजिट में आ गए तो मिनिमम आएगा। तो सर जब हम लोग चर्चा करते हैं स्टैंडिंग वेव की, उसमें और फिर बीट्स में डिफरेंसेस क्या जा रहा है? स्टैंडिंग वेव की जब हम बात करते थे तो हम कहते थे कि बच्चा फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होती है। तो मान लो अगर दोनों तरफ से जो वेव आ रहे हैं उनके बीच में अगर कुछ फेज डिफरेंस होगा भी तो वो कभी चेंज नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो, देखो इधर थोड़ा सा मैं ऐसी आइडिया दिलाता हूं ना। आज मूड थोड़ा ठीक लग रहा है, इन्होंने थोड़ा खराब किया लेकिन क्या कर सकते। आज समृद्धि ने खुश कर दिया मुझे, इसलिए मेरा मन और लग रहा है। देखो इधर बारी में मेंटेन रखना है ना, तब तो नहीं कर पा रहे लोग, आज तक नहीं कर पाए। देखो आज से पहले याद है हम लोग इक्वेशन वगैरह इस टाइप से बनाते थे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस पाई बाई 3 कर दिया है ना, और एक लिख लिया मैंने y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस मान लो के एक्स, सिर्फ के एक्स रहने दिया है ना। तो इनके बीच में जो बेटा, अच्छा इसका जो एम्पलीट्यूड a ऐसा लिया और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है कितने का है, पाई बाई 3 का है। अरे मतलब आप ऐसे समझो कि एक वेक्टर ये रहा a और दूसरा वेक्टर भी बच्चा ऐसा रहा, कोई दूसरा वेक्टर ऐसे करके a रहा, और ये दोनों के दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे, दोनों के दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे, और इनके बीच में एंगल कितने का है, पाई बाई 3 का। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अपन कैसे निकाल देते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, अरे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा करते थे ना, और वो थीटा क्या होता था सर, दोनों एम्पलीट्यूड के अरे बीच का एंगल है भाई। तो अब बताओ अगर दोनों ओमेगा से अगर घूमते रहेगा तो क्या ये एंगल कभी चेंज होगा क्या? तो दोनों बराबर से एक जैसे, ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, इसके बीच में भी कुछ एंगल है, और दोनों को सेम एंगुलर वेलोसिटी से अगर मैं घुमाऊंगा तो क्या ये फेज कभी चेंज होगा? नहीं, अरे सेम ही रहेगा ना यार। समझ गए क्या? लेकिन अगर ये ओमेगा अलग अलग होगा, एक ओमेगा 1 है, एक ओमेगा 2 है, जरा देखना आप लोग, है ना, एक ओमेगा 1 एक ओमेगा 2, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे कहते हैं कि फेज के हिसाब से हम बताते हैं कि एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, निकालते हैं तो सॉल्व करके। अच्छा मान लो एक अगर सेम ओमेगा ही रहे, मतलब सेम ओमेगा, दोनों का ओमेगा ओमेगा ही है, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अरे फेज अगर मान लो बन गया पाई का 180 डिग्री का, या फिर हम कहें कि मान लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दो एम्पलीट्यूड ऐसे जा रहे हैं ऊपर और एक नीचे, तो रिजल्टेंट 0 आता है ना, और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो मैक्सिमम आता है, किसी एंगल पर रहेगा तो उस हिसाब से एम्पलीट्यूड बनेगा। तो जब दोनों एम्पलीट्यूड एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो बढ़ता है, पर जब हम लोग स्टैंडर्ड वेव बनते हैं तो उसके बीच का तो एंगल चेंज ही नहीं होगा ना कभी, नहीं समझे, कभी चेंज ही नहीं होगा, तो वह स्टैंडिंग बनता था। बट यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि सर एक ओमेगा 1 है और एक ओमेगा 2 है, मतलब इसकी रफ्तार अलग है और इसकी रफ्तार अलग है, मतलब ऐसा सीन होगा, देखिए मान लो ये अगर तेजी से भाग रहा है, एक टाइम में मैंने जब देखा दोनों के बीच में कुछ एंगल है, कुछ है, अब मैं कह रहा हूं ये तेज भाग रहा है, अब देखो अगर ये एक ही तरफ आ जाएंगे तो आवाज गूंज जाएगा, समझ गए क्या, बीट बनेगा मस्त, और ऐसे अपोजिट हो गए तो सेट डाउन, कुछ सोच रहा है ना, फिर घूम के फिर ऐसे गया तो फिर बढ़ गया, कुछ समझ आया, एक तरफ गया तो बढ़ेगा, अपोजिट गया तो घटेगा, एक तरफ गया तो बढ़ेगा, अपोजिट गया तो घटेगा, बीच में कुछ कुछ मिलते रहेगा। अरे वॉल्यूम ना नॉर्मल आवाज में नहीं गाना बजता है, तो नॉर्मल बज रहा होगा इसे, फिर अचानक से बढ़ गया, फिर 0 हो गया, ऐसे सीन चलता होगा। तो जरा समझो, तो अब एक बात बताओ, अगर ये इस हमने जब शुरुआत में देखा दोनों, एक y1 है एक y2 है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ है, लेकिन दोनों का ओमेगा अलग अलग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मान लो ये ज्यादा है ये कम है, तो ये अभी जो एंगल है क्या बोलते हैं हम इसको, स्टैंडिंग वेव में ये एंगल चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें तो अलग अलग है ना। तो मान लो ये तेज चल रहा है और ये धीरे चल रहा है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा चलना वैसे ही तेज चलेगा, और ये धीरे चलेगा, ये तेज चलेगा, धीरे चलेगा, कुछ समझ रहे हो क्या? तो एक टाइम ऐसा है देख तो अपोजिट हो जाएगा, ये तेज चल रहा है ना यार, तो जैसे ही तेज चल रहा है वैसे ही एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ा,
तो ये कभी अपोजिट में आएगा। अगर अपोजिट में आए तो इस टाइम पे एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0। तो बीट में आवाज कैसा हो गया, कुछ समझे क्या? अब ये तेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कैसे चलते ये चल रहा है लेकिन ये वाला तेज चल रहा है, कुछ समझे क्या? तो अचानक से जब एक ही में आ गया तो एम्पलीट्यूड अरे बढ़ गया, नहीं समझे क्या? फिर ऐसे ही चल रहा है, जो तेज चल रहा है तो तेजी चलते रहेगा मेरे। हमने कहा एक गोला है, गोले पे 2 धावक है, धावक समझते हो क्या? दौड़ने वाले हैं भाई, एक तेज दौड़ रहा है एक धीरे दौड़ रहा है। तो जो तेज दौड़ रहा है वो ऐसे दौड़ते दौड़ते अगर जब उसके अपोजिट में आ जाएगा तो 0 और दौड़ते दौड़ते जब उसके बगल में आ गया तो मैक्सिमम। यही पैटर्न चलते रहेगा और इस तरीके से किसका फॉर्मेशन होता है, बीट्स का। तो तो स्टैंडिंग वेव और बीट्स में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? उसमें फेज चेंज नहीं होता है। तो एक बार जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो फिक्स मिलाना, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। थीटा से चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जब थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो सेम ही मिलेगा ना। इसीलिए जो ससुरा ऊंचा था वो ऊंचा ही रहेगा और जो रुका हुआ था वो, रीजन समझ में आया क्या? मैथ्स और ये दोनों बात रिलेट हो पा रही है। लेकिन बीच में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा उसमें? चल रहा है एकदम छलांग मारा कभी 0 हो गया, छलांग मारा कभी 0 हो गया। ठीक है क्या? अब आते हैं गणित में। मैथ्स आ गया समझ में, सॉरी लॉजिक आ गया समझ में। अब आ जाओ। तो हमने कहा बच्चा मान लो एक वेव है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा 1 इंटू, अरे इक्वेशन ऑफ वेव भाई यही होता है ना, प्लस kx। लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, शुक्र है। दूसरा वाला y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2t माइनस क्यू। वाह वाह, अपोजिट वाले में प्लस और एक का, तभी तो अपोजिट में आएंगे ना भाई। और एंगल फिर अलग बोली इसीलिए ओमेगा 1 लिया और इतना आता है समझ में, शुक्र है। और इधर इक्वेशन नंबर 2 कर दिया क्या? तो यहां इंटरफेरेंस होगा कि सुपरपोजिशन होगा? गधो फ्रीक्वेंसी जब सेम रहेगा तब इंटरफेरेंस होगा, और जब सेम नहीं रहेगा तो आप कुछ भी मुंह में डालोगे खाना कहलाता है। क्या कहलाता है? खाना। खाना ही कहलाता है ना। कुछ भी, चप्पल खाओ, जूता खाओ, स्पेशली बर्गर तो एक स्पेशल डिश हो गया ना यार। तो कुछ भी मिला तो सुपरपोजिशन, और सेम फ्रीक्वेंसी वाले मिले तो इंटरफेरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी वाले मिले तो इंटरफेरेंस, कुछ भी मिला तो सुपर। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसा है? अलग है ना भाई, तो सुपरपोजिशन होगा ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या लिखे? y इज इक्वल टू y1 प्लस, आगे क्या समझ में? हमने ये गणित पहले भी किया है। ये क्या था रिजल्ट बोलो? 2 मैं डायरेक्ट याद आ रहा है क्या? साइन ए दिख रहा है क्या? ऐड कर रहा है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू, याद आ रहा है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 फिर cos a माइनस बी बाई 2, याद है सब कुछ? तो रिजल्ट आएगा 2 साइन, ये तो माइनस होगा a माइनस बी, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, ये इसी के साथ है ना अंदर में, इंटू cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। इसका थीटा ही है अंदर में ही है, ठीक है, टी अंदर ही था। ऐसा हो गया क्या? अब तुम्हें ये चक्कर तो समझ में आ गया ना कि सर मैक्सिमम चाहिए एम्पलीट्यूड हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ मैक्सिमम होगा तो अरे बीट उठा हुआ दिखेगा, और 0 हो गया तो बीट है ना, याद आ रहा है? तो अब मुझे जरा बताओ, हमने यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन को, अच्छा kx वाला टर्म ही मैंने हटा दिया क्या? चलो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख देता हूँ, फॉर x इज इक्वल टू 0, x को 0 रख के फिर कैलकुलेशन करना है, ठीक है क्या? x 0 क्यों रखा? क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हम जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या ले रहे हैं, दोनों को एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, एक ही जगह से, ठीक है? तो x को 0 लेके फिर सॉल्व करें, मतलब आपके पास है a sin ओमेगा t और एक है a sin ओमेगा 2t वाला, फिर ऐसे करके कैलकुलेशन कर रहे हैं।
देखो 10 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आ रहा है समझ में? x 0 रख दिया तो a sin ओमेगा 1t, और दूसरा क्या बना? अरे दोनों में x x लिया है ना बच्चा, x को 0 रख के कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर रहे हैं। मतलब हमने जब दोनों का जब सुपरपोजिशन देख रहे हैं, वो कहां से देख रहे हैं? अरे शुरुआत लेना था ना यार कहीं पे, तो x इक्वल टू 0 से दोनों, मतलब एक ही टाइम पे दोनों को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो यहां पर देखना, अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चा, इसको जरा देखो, देखो यही वाला, अरे भाई ये वाला जो फैक्टर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, सॉरी ये वाला ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू जो टी वाला जो तुम्हें फैक्टर दिखाई दे रहा है, यही डिसाइड करेगा ना कि बीट कब ज्यादा कब नहीं। यार इधर समझाया नहीं ओमेगा 1, यही से समझाया। अब जैसे मान लो पहला वाला बात करते, किसी t इज इक्वल टू 0 पे अगर t को रखोगे फॉर, ध्यान से समझना, t इज इक्वल टू 0 पे ये cos 0 बनेगा, और cos 0 कितना होता है? 1 होता है, यानी ये पहली बार क्या मुझे मिलेगा? बीट। अरे नहीं समझे, मैक्सिमम। समझ पा रहे हो क्या? पहली बार मैं सर करना क्या चाह रहा हूं मैं बेटा, टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट निकालना चाहता हूं। फ्रीक्वेंसी बीट समझ रहे हो कि एक सेकंड में कितनी बार बीट बनेगा, और बीट मतलब बार बार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यही चाहिए होगा ना? नहीं समझ पा रहे? फिर से मैं क्या चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट निकालना चाहता हूं कि एक सेकंड में कितनी बार आवाज तेज हुआ। नहीं समझे? समझ गए? एक सेकंड में कितनी बार हुआ। तो मैंने कहा कि बच्चे जब t इज इक्वल टू 0, जैसे टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पे बेटा ये वाला वैल्यू कितना बनेगा? अरे cos 0 1 बनेगा ना, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यही ना कि cos कितना बन जाए? 1। बरोबर है ना भाई? तो मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 0 पे सर y आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, पहली बार y मैक्सिमम मिलेगा, तो वो पहली बार बना भी, समझ रहे हो क्या? पहली बार, ठीक। उसके बाद फिर y कहां पे मैक्सिमम मिलेगा? पाई पे -1 होता है, पर मैग्नीट्यूड प्लस a भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऐसे चल गया रहेगा, प्लस a भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, माइनस a भी। तो वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू चाहिए मैक्सिमम वाली, वैल्यू चाहिए मैक्सिमम वाली। तो एक t इज इक्वल टू 0 पे हमें y कितना मिलेगा बच्चा? मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब फर्स्ट बीट उठा हुआ, और दूसरा जब अपन t इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, देखो समझो जरा। एक तो सर पहला आपको मिलेगा 0 डिग्री पे मैक्सिमम y की वैल्यू, और दूसरा कहां पे मिलेगा आपको? पाई पे, उसके बाद और बढ़ते जाएगा 0 पाई, ठीक है? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना ध्यान से, वरना बाउंसर चला जाएगा। तो एक तो मुझे मिलेगा बच्चा 0 डिग्री पे y आ रहा है मैक्सिमम, अरे मतलब बीट बना पहला वाला, और एक सर आपको कितने पे मिलेगा? पाई पे। अरे -1 होता है बट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, नहीं समझे? एक वेव इधर से आ रहा है, उसका पार्टिकल भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करे, दूसरा वाला भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस वाले फिर से मैक्सिमम बीट नहीं बना लेंगे? अरे प्लस में अगर बना सकता है, माइनस में नहीं बना सकता है? हाँ ठीक है। तो उस हिसाब से हाँ, तो ये वाला वैल्यू को जरा देखो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी किसके बराबर है बच्चा? पाई के बराबर, ठीक है क्या? तो अब यहां से जरा देखो तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप हम क्या निकाल रहे हैं? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमम हाँ, टाइम
बिटवीन टू सक्सेसिव लिख देते हैं, आप समझ गए क्या? अरे एक बार मैक्सिमम बना, फिर दूसरी बार मैक्सिमम बना, उन दोनों के बीच का टाइम, तो उन दोनों के बीच का टाइम देखो कैसे निकाल रहे हैं, t इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। आए क्या समझ में? ये t टाइम कहां से आया? अरे पहले t 0 रखा तब मैक्सिमम बनाया, फिर t किसी t टाइम पे फिर मैक्सिमम बना, और वो दूसरा कहां बनेगा? अरे पहला 0 पे था तो दूसरा कहां जाएगा? वो पाई पे ही जाएगा ना, उसके बीच में कहीं नहीं आएगा मैक्सिमम, उसके वैल्यू दूसरा पाई पे ही मिलेगा, है कि नहीं? तो t, अच्छा तो अब जरा, तो ये t टाइम बीता कि नहीं बीता? एक्चुअली ये t टाइम हो गया आपका, जैसे एक बार बना ना, दूसरी बार जो बना, इन दोनों के बीच का टाइम, कुछ समझ रहे हो? आगे भी डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है? तो t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा को बच्चा लिख सकते हैं 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2। अरे ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल T होता है, कैपिटल T कोई तो f लिखते हैं, 1 f इज इक्वल टू 1 बाय t फ्रीक्वेंसी। तो जरा देखो तो बच्चा 2 पाई अगर कॉमन लेके उड़ा दिया जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f1 माइनस f2, ठीक है क्या? ये टाइम क्या है बच्चा? बिटवीन टू सक्सेसिव बीट्स बोल लो या मैक्सिमम। तो अब बताओ, ये एक्चुअली में टाइम पीरियड ही है ना, कि दो सक्सेसिव जो बनेगा उसके बीच का टाइम पीरियड, दो सक्सेसिव मतलब एक बार मैक्सिमम बना, एक बार और मैक्सिमम, मतलब समझ रहे? एक बार वॉल्यूम तेज हुआ, फिर दूसरी बार जो वॉल्यूम तेज हुआ, दोनों के बीच का टाइम कैसे रिलेट किया? पहले t 0 पे देखा ज्यादा बना, फिर उस टाइम t भी था तब ज्यादा बना, समझ गए क्या? मैक्सिमम बना। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तुम बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, पढ़ा हम लोगों ने, ये वही टाइम है ना, एक सक्सेसिव के बाद दूसरा सक्सेसिव का। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, जरा देखो तो, f1 माइनस f2, दिखा क्या? अरे 1 बाय टाइम पीरियड करो ना इसको, पलटो तो कितना आ जाएगा? f1 माइनस f2 होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू f1 माइनस f2। कुछ समझे क्या? यही पढ़ना था। अरे दो वेव है, एक की फ्रीक्वेंसी इतनी है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो बताओ भाई साहब क्या होगा बीट का फ्रीक्वेंसी? तो सर दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस करो, दो ही आ जाएगा, समझ गए क्या? बाकी हमने समझने के लिए इतनी मेहनत कर दी थोड़ी, बाकी उसकी जरूरत नहीं थी। अब देखो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। देखो एक y1 दिखा क्या, ये y2 दिख रहा है, देखो ये थोड़ा मोटा ज्यादा है, दिख रहा है क्या? ये थोड़ा कम है, ये देखो ना पतला है, ये थोड़ा ज्यादा मोटा होता है कि नहीं? तो इसीलिए इसकी एम्पलीट्यूड सॉरी इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका फ्रीक्वेंसी अलग है कि नहीं? और देखो हमने शुरुआत में मैंने कहा था ना x इज इक्वल टू 0 पे मान लो मैं दोनों का देखो तो टॉप और टॉप दिख रहे हैं, सेम है, दिखा क्या दोनों का? तो दोनों का जब टॉप टॉप है जिस केस में बना b फर्स्ट वाला, उसके बाद देखो जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, देखो इस वाली जगह पे इसका देखो टॉप जा रहा है और इसका डाउन जा रहा है, तो यहाँ वाले पे कितना आएगा हमारे पास y 0 आएगा, वॉल्यूम कम हो गया, अरे ना पूरा 0 पे चला गया। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद देखो फिर इसका टॉप और इसका, तो पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? ये देखो दो के बीच वाला ये टाइम, कुछ समझे क्या? और इसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बोल रहे थे f1 माइनस f2, समझ गए क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक में इसकी कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी होगी f1, अरे y1 वाले का फ्रीक्वेंसी f1 मान लो, इसका फ्रीक्वेंसी f2 मान लो, समझ गए क्या? एक सेकंड में कितनी बार बीट्स बनते हैं, ठीक है? सॉरी हाँ ठीक, ये आया समझे? फिर देखो फिर से वॉल्यूम लो हुआ कि नहीं हुआ, फिर बढ़ गया, फिर लो हुआ, फिर बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड बीट्स। अब इसी का देखो कंबाइन हो कैसे बनता है, दिखा क्या? देखा? देखो ये देख साथ साथ चलते दिख रहेगा तुम्हें, पर एक इंटरवल के बाद मीट कर रहे हैं ना, देखो 0 बना दिया, तो 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, ठीक है? तो रिजल्टिंग ऐसा बनेगा, ये हमें यही इसी धुन पे हम नाचेंगे, समझ गए क्या? फिर कहीं 0 बन गया, मैक्सिमम हो गया 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, स्कूल में भी आता है बीट्स फॉर्मेशन कैसे होता है वगैरह, तो हम कर सकते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट आवाज नहीं, घर पे आप एक बार अपने उसमें चला के देखना, फोन में भी करो तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें वही देखो एक ट्यूनिंग फॉर्क ये लिया इसने, एक ट्यूनिंग फॉर्क ये लिया, अब देखो क्या करेगा, इसमें मारा टर्न करके बना, वेव इधर से हुआ ना भाई, और दूसरा इसमें कुछ मतलब दोनों देखो इसमें थोड़ा सा मास एक्स्ट्रा लटका दिया, मास एक्स्ट्रा लटकाने से क्या होगा
कि इधर और इन दोनों में तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी ना बच्चा, मास चेंज करने में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। एक मोटा चीज कम वाइब्रेट करता है, पतला कर देते तो, अच्छा वही चीज को ज्यादा टाइट कर देते तो ज्यादा वाइब्रेट। गिटार या डमरू देखे हो, उसका मेम्ब्रेन टाइट नहीं करता है, तो टाइट करता है तो टक टक आवाज आता है, और वही ढीला हो जाता है तो आवाज होता ही नहीं होता है। चलो शुक्र इतना समझ में आता है तुम, ठीक है क्या? तो अब जरा देखना डायग्राम हमने देखा है, एक ये ट्यूनिंग फॉर्क लिया, एक ये देखो इसमें लगा रखा ना मास बेटा, कुछ समझ गए क्या? तो मास में चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, ठीक है क्या? तो इसका अपना फ्रीक्वेंसी, इसका अपना फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इसको कुछ करेगा क्या? देखा देखा मारा ना बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, चले ठीक है, मारा पटाख से, वही था भी वही, हमारा अचानक वॉल्यूम बढ़ गया फिर, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे ना 1 सेकेंड में जो बीट्स बनेंगी, 1 सेकेंड में जो बीट्स बनेंगी, तो आप हाँ वो कैसे डिसाइड होगा कि कितनी बार, मतलब जैसे मान लो कम से कम 1 सेकेंड में, जैसे क्या ऐसे सवाल पहले क्या था वो देख लेते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। The correct figure shows that the schematically the wave pattern produced by the superposition of two wave frequency is 9 Hz, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कितना दिया? 9 Hz, और अरे एक सोर्स ये रहा, मैं समझा देता हूँ। तो मान लो बेटा 9, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स क्या हो जाएगी बोलो? अरे कितने का है और दूसरा कितने का है? तो 11 - 9 कितना होगा? अरे आता है समझ में? फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स क्या, दोनों को माइनस ही तो करना, तो कितना आया? 2 Hz। अच्छा 2 Hz का मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में 2 बार बना ना, तो 2 बार फ्लक्चुएट हुआ, मतलब 2 बार अगर मैक्सिमम गया है तो 2 बार उसको क्या जाना पड़ेगा? मिनिमम, तभी 2 बार। अगर हम कहें आपसे कि बीट्स की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 सेकेंड में 5 बार उसको मैक्सिमम जाना पड़ेगा और 5 बार मिनिमम, 0, 5 बार मैक्सिमम, 5 बार 0। तो अब जरा आप इसको देखो, अच्छा हम कहें, हाँ ठीक है, तो अगर पहले वाले को देखो तो देखो 0 से लेकर 1 सेकंड देखो 2 बार गया है क्या? मिनिमम में 2 बार मिनिमम मिला, और मैक्सिमम बोलोगे सर मैक्सिमम तो 1, 2 और 3, तो गड़बड़ हो गया। नहीं, इसमें क्या करते हैं बच्चा, पहले इसको देखो फिर उस पे आते हैं। देखो 0 और ये 1, कितना बार डाउन बना है? केवल एक ही बार बना है, जबकि फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है बीट्स का? 2, तो 2 बार डाउन आना चाहिए था ना। अरे दिख रहा है कि 0 से 1 अंदर आ गए वो सर, 0 से 1 में यहां मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम, अरे देखो ना स्टार्ट हुआ तो यहां अगर तुम बोल रहे हैं कि चीज हो रही है यहां पर, ये कितना बार हुआ? ये कहां से लेके जा रहे हो? एक ही में होगा सीधा। अच्छा एक ही होगा ना, अच्छा एक मैक्सिमम बन रहा है ना, एक मैक्सिमम और एक हटा दो। इसका देखो एक ही मैक्सिमम बना ना बच्चा, 2 मिनिमम, तो 3 तक। अरे एक मैक्सिमम दिख रहा है ना ये, और 2 क्या दिख रहा है? एक ही सेकंड में चेक करना था, तभी आप फ्रीक्वेंसी बीट्स। पर इस वाले में देखो, ये तुम्हें थोड़ा सा मैं इसलिए बताता हूं दिमाग में रहे। देखो 2 मिनिमम तो दिख गए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, पर मैक्सिमम तुम्हें लगेगा सर एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी है। तो अगर तुम पहले वाले को काउंट कर लोगे, जैसे हम कहें कि मुझे यहां से यहां तक का चाहिए कि कितने बार बने, तो तुम यहां से यहां तक का चाहिए, तो यहां पहले वाले को छोड़ के आगे का देखोगे, इतने को देखते हैं स्केल नहीं समझे, इसको छोड़ के आगे वाले को देखोगे, या फिर अगर अब ऐसा तो नहीं कर सकते इसको भी ले लो और इसको भी ले लो यार। 1 से 3 तक में या तो अगर 1 और 2 देखोगे तो 1 - 3 2 आता है ना, तो तुम ऐसा थोड़ी कि पहला 2 भी ले लो और दूसरा तीसरा भी ले लो, या तो पहला और दूसरा लोगे तो तीसरा अगले वाले के लिए छोड़ना पड़ेगा। तुमने अगर पहला नहीं चूज किया तो तुम्हें 2 चाहिए, तो कौन सा लोगे? दूसरा तीसरा लोगे, तो जो पहला वाला था वो किसके लिए रह गया? पीछे वाले के लिए, समझेगा? तो जैसे यहाँ पे या तो तुम अगर तुम इसको काउंट कर लोगे मैक्सिमम में, तो ये 0 पे ही तुमने मैक्सिमम काउंट कर लिया, फिर इस पे कर लिया, तो अब ये नेक्स्ट वाला जो ये वाला जो जाएगा ये किसके लिए मिलेगा? सर इसके लिए 1 वाले, नहीं समझे? 1 से 2 इंटरवल के लिए चूज करेंगे, समझ गए ना? थोड़ा सा
दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऐसे तो दो क्वालिफाई, चलो कर ही लेते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन, अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ सर्टेन लेंथ L अंडर अ टेंशन T। समझ गए क्या? अच्छा बताओ, एक स्ट्रिंग में अगर टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा घटेगा? टेंशन बढ़ाएंगे हाँ, फ्रीक्वेंसी और बीट बढ़ेगा घटेगा। तबला को टाइट करते तो ज्यादा झंझन आवा हो कि कम? गिटार का स्ट्रिंग जब टाइट करते तो कम झंझन आता है कि ज्यादा? ये नहीं आता, कॉमन सेंस है क्या? तो रबड़ मुंह में से लेके खींचो तो थोड़ा सा खींच खींची करोगे तो ज्यादा टंटन आता है कि ज्यादा खींचते तब ज्यादा टंटन आता है? ज्यादा समझ गए क्या? तो ऐसा नहीं है, कई बार हो सकता है थोड़ा बहुत लेंथ बढ़े, पर अगर टेंशन बढ़ाओगे सर तो हाँ। चलो पढ़ो। A vibrating string of a certain length L under a tension T resonate with the mode corresponding to the first overtone। कुछ समझ में आ रहा है क्या? गधो, एक जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कितना दिया बच्चा L, उसको जब हमने टेंशन T दिया तब वो रेजोनेंस में है। कौन है रेजोनेंस में? तो रेजोनेंस में रहने का मतलब क्या होता है? जो इसका फ्रीक्वेंसी वो अगले का होगा, ये दो लोग का फ्रीक्वेंसी सेम हो तो उसी को रेजोनेंस कहते हैं ना। तो एक स्ट्रिंग है, हमें नहीं पता कितना उसका रेजोनेंस है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि सर रेजोनेंस का मतलब होता है एक का फ्रीक्वेंसी दूसरे का अगर बराबर रह जाएगा तो वो दोनों आपस में किसमें आ जाएंगे? रेजोनेंस में। यही मतलब, यही होता है मतलब। ठीक है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग of certain length L under a tension T resonate with the mode corresponding to the first overtone। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक मतलब एक तरफ से बच्चा क्लोज है और एक तरफ से ओपन है, इसमें क्या जाता है? 3 लैम्डा बाई 4 सेकंड वर्ड नहीं। फर्स्ट हार्मोनिक एक तरफ से, मतलब जब डिफरेंट एंड्स होते तो क्या आता है आंसर? F0, 3F0, 5F0, यही आता है ना। और जब सेम रहता है तो F0 2F0 ये जाता है। पकड़ पा रहे हो तो? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन एयर कॉलम, दिख रहा है क्या? ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर इनसाइड अ ट्यूब क्लोज्ड एट 1 एंड। दिखा क्या? एक है एयर कॉलम, कुछ समझे क्या? है ना? तो किसी L लेंथ पे, कितने पे बच्चा, कितने लेंथ पे? 75 सेंटीमीटर पे जो इसका फ्रीक्वेंसी बन रहा है, F0 देखना चाहिए इसको मेरे को, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी बन रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट ओवरटोन है वो किसी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस कर रहा है। अब ध्यान से पढ़ो, यही बोल रहा है। A vibrating string of a certain length L under a tension T resonate with a, अरे लिखा है resonate है, किसके साथ? With a corresponding to the first overtone of an air column। बोलना नया, स्ट्रिंग जो है वो रेजोनेंस में किसके साथ? एयर कॉलम के साथ। यही बोला है ना। पर एयर कॉलम के कौन से वाले? फर्स्ट ओवरटोन के साथ रेजोनेंट में। एयर कॉलम के फर्स्ट ओवरटोन के साथ रेजोनेंट में। ये बात तो भी यार इतनी तो चर्चाएं होगी। जिसका लेंथ 75 सेंटीमीटर इनसाइड अ ट्यूब क्लोज्ड एट 1 एंड। अब एक एंड से क्लोज होगा तो मुझे पता है कि फर्स्ट ओवरटोन कहां पे मिलता है? 3 लैम्डा बाई 4। मतलब ये कहना चाहता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ जो स्ट्रिंग होगी बच्चा, वो किसके फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी? एयर कॉलम के। कुछ समझ में आ रहा है क्या? पर कौन सा वाला बच्चा? इसके एयर कॉलम का कौन सा? फर्स्ट ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये क्या हुआ बच्चा? 3 टाइम्स इसके एयर कॉलम के F0। कुछ समझ पा रहे? 3 टाइम्स F0 मतलब 3 लैम्डा बाई 4 वाला लॉजिक आया समझ में? रेजोनेट इसी तरह का, ये स्ट्रिंग का S हो गया किसके लिए? स्ट्रिंग, और ये एयर कॉलम का। जो बोला था वो लिख दिया। या फिर क्या लिखूं मैं इसको? 3C L, हाँ C/4, यही ना?
खत्म है, यही होगा ना। ऐसे c/4l होता, पर उसके फर्स्ट ऑर्डर टर्म को बोल रखा था इसलिए 3c/4l लिखा। ये बात समझ गए क्या? यानी f ऑफ जो स्ट्रिंग है बच्चा वो कितना है 3c/4l, यही है। अच्छा अब क्या है पढ़ो, l की वैल्यू मुझे पता है, नहीं पता है? अच्छा लेंथ 75 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। The string is also generated a beat 4 beats per second when excited along with the tuning fork of frequency n। इसका मतलब फिर से पढ़ो, जो स्ट्रिंग है बच्चा ये कितना बीट बना रहा है 4 बीट पर सेकेंड जब हम उसको एक एक्साइटेड अलोंग अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी n, है ना। मतलब एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी n है, उसके साथ जब हम इस स्ट्रिंग को लेके जाते हैं तो वो 4 बीट पर सेकेंड बना रहा है। इसका मतलब देखो, जिसका जो जो मतलब वो पहले लिख रहे हैं ना, बाद में सॉल्व करेंगे। तो मतलब f ऑफ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बच्चा ट्यूनिंग फॉर्क है, इसी को तो बीट बोलते हैं ना। f1 माइनस, तो ये कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है क्या? पर मुझे नहीं पता कि कौन सा बड़ा है, कि स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि ट्यूनिंग फॉर्क का ज्यादा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। पर दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है ना, तो मैं इसको मॉड में ले लूं। अरे डिफरेंस दिया बच्चा, ऐसा नहीं। फिर पढ़ो, फिर क्या बोला है? When मैं कुछ गलत तो नहीं, हाँ, when excited along the tuning fork frequency n, now the tension of the string is slightly increased, the number of beat reduced to 2 per second। बीट अब कितना हो जाए, मतलब कह रहा है कि जब हमने टेंशन को बढ़ा दिया तो टेंशन बढ़ाने से स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पक्का क्या? तो हमें पता है खींचने से सर बढ़ेगी, लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि now when the tension of the string is slightly increased, the number of beat reduces to, मतलब जो पहले 4 का बीट मिल रहा था अब कितने का मिल रहा है? 2, रिड्यूस 2 हुआ है ना। मतलब अब जब हमने उसको थोड़ा सा क्या कर दिया बच्चा, मतलब टेंशन को जब बढ़ा दिया तो अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा बच्चा, अरे ट्यूनिंग फॉर्क, ये अब कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यही तो जो बोला लिखा है यार, मैंने कुछ अपने मन से नहीं लिखा। तो अब मुझे बताओ कि fs और ft में बड़ा कौन होगा, आपको क्या लगता है? अच्छा बताओ, जब टेंशन बढ़ा है तो ft का वैल्यू बढ़ा है कि घटा है? ft का नहीं पता, पर इस ये जो s किसके लिए है बच्चा? स्ट्रिंग के लिए है ना। तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि सर पहले अगर दिस माइनस दिस करने पे आंसर 4 आता था, तो अगर हम इसको खींचेंगे तो अगर टेंशन बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू और बढ़ेगी। हाँ इसकी, अच्छा एक मिनट का मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ। ft बेटा n लिख दूं क्या? वो दिया था फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज n, दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने लिखा f, देखो आप इसको थोड़ा समझना, एक बार लिखा f माइनस n इज इक्वल टू 4, ये भी हो सकता था, या n माइनस 4 करते, सॉरी n माइनस f करते तो भी क्या होता? 4 ही आता आंसर, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस अपन को दिया था। पर मुझे ये नहीं पता है कि f माइनस n होगा कि n, इसको ना थोड़ा साफ कर देते हैं। हाँ मुझे ये नहीं पता है कि f माइनस n होगा कि n माइनस f होगा। बात समझ आ रहा है क्या? ये नहीं पता कि कौन सा सही है, ये सही है कि ये सही है। बट मुझे एक और इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था कि जब स्ट्रेच करेंगे सर तो fs की वैल्यू बढ़ेगी, स्ट्रेच करने पर फ्रीक्वेंसी ऑफ जो स्ट्रिंग है वो इंक्रीज करेगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। तो अब आप मुझे बताओ, और अब जो नया वाला है वो अब जो आंसर है वो उल्टा घट गया, बढ़ा नहीं है, घट गया है, 4 से 2 हो गया, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा? अच्छा छोड़ो, दिस माइनस दिस करने पे आंसर 4 आ रहा है, ठीक है क्या। अब मैं कहूं कि इसकी वैल्यू को बढ़ाओ, इसकी वैल्यू देखो ये तो फिक्स है ना बच्चा, n ट्यूनिंग फॉर्क का फिक्स है, तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो ये आंसर बढ़ेगा कि घटेगा?
f माइनस n इज इक्वल टू अगर 4 है तो जब हम स्ट्रेच करेंगे तो ये f की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो इस किसी फिक्स, मान लो पहले ये 100 था, मान लो तो 100 माइनस n करने पे 4 मिलता था। तो अब इस 100 की जगह अगर मान लो 104 हो जाए तो 104 माइनस n करोगे तो अभी भी 4 ही मिलेगा क्या? ये वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? और बोलो, ये वैल्यू और बढ़ेगा कि घटेगा? यार ये पहले मान ऐसे सोचो, ये 104 था, ये n 100 था, ये तो फिक्स है। तो 104 माइनस 100 करने पे कितना आ रहा है? अब तुम अगर स्ट्रेच करोगे तो 104 से कितना हो जाएगा? 106 हो गया मान लो। तो 106 माइनस 100 करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अरे 4 से 6 हो जाएगा ना। बट मुझसे सवाल में क्या बोला है? ये बढ़ा है कि घटा है? घटा है ना। इसका मतलब f माइनस n नहीं होगा, क्या होगा? n माइनस f। कैसे? अरे यार ये f तो अभी भी कितना है, सॉरी n तो अभी भी कितना है? 100 है ना। तो मान लो ये कितना रहा होगा? 96। तो 100 माइनस 96 करने पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना। तो अब अगर तुम स्ट्रेच करोगे तो f बढ़ेगा ना यार। तो 96 से अगर 98 हो गया तो 100 माइनस 98 करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं है, आ गया। अरे यार चल, ये लॉजिक आएगा समझ में? ठीक, तो इतना तो तय हो गया ना कि सर जो n है वो बड़ा है किससे? स्ट्रिंग से। ठीक है क्या? मैंने नहीं करा दी। अच्छा निकालना है, अब आगे पढ़ो। यानी मेरे पास दो डाटा आ रखे हैं अभी। एक डाटा क्या बचा? f ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3c बाई 4l, और एक डाटा क्या आ गया? n माइनस f ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 4। ये है कि नहीं? ये 1 और ये 2। ठीक है, अब पढ़ो। Assuming the velocity of sound to be, कितना दिया है velocity of sound? अभी 340 दिया है ना यार। और the frequency n of the tuning fork in hertz, किसकी वैल्यू पूछी है? n की। तो अगर n की वैल्यू चाहिए तो क्या fs चाहिए क्या मुझे? और fs निकालने के लिए क्या चाहिए था? 3 तो दिया ही है। क्या c मुझे दिया हुआ है? कितना दिया हुआ बोलो? अरे गधो, 340 दिया हुआ है ना। 340 मीटर। और L कितना दिया हुआ है? 75 नहीं दिख रहा है? 75 सेंटीमीटर। तो रखो इसको। तो f ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया? 3 इंटू c की वैल्यू कितना रख दो? 340 दिखा क्या? और 4L कितना दिया हुआ है? 75। तो मीटर में करोगे तो 75 बाई, यार ये भी नहीं आता है। तो काटो इसको। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये कितना हो गया? 20। काटो तो 5 जा 15, 5 4 जा 20। 3/4 आया। और देखो यहाँ भी क्या है? तो 3/4 3/4 गया। तो कितना आया आंसर? 340 आया। तो यहाँ रखो 340। तो n माइनस 340 इज इक्वल टू, n कितना आ गया? 344 मीटर पर सेकेंड। आया क्या समझ में? हाँ जी समृद्धि।